आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 21 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का पेपर है। ओके, लगातार मैं अब दोस्तों आपको तैयारी करा रहा हूँ। ओके, तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको पहले ही 2 अंक के महत्व प्रश्न बता दिए। आई होप दोस्तों आपने तैयार कर लिए होंगे। लगातार आप लोग दोस्तों वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर जो आप क्वेश्चन बता रहे सॉल्यूशन के साथ बताइए समझाइए। तो हम दोस्तों अब 2 अंक के महत्व प्रश्न देखेंगे, साथ ही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा, पार्ट 1 है। ओके, तो कंप्लीट 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ महामैराथन होने वाली है। सो वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा। तो मित्र वही है जो भीड़ में हमें खोने ना दे, और लक्ष्य वही है जो हमें रात में सोने ना दे। चलिए देख लेते हैं हम 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्नों के। तो पहला दोस्तों हमारा इसमें क्वेश्चन है, परासरण दाव क्या है। ओके, परासरण दाव पूछा जा रहा है। तो किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के पृथक रखा जाए तो परासरण को रोकने के लिए कम से कम जितना बाहरी दाव विलयन पर लगाना पड़ता है वह उस विलयन का परासरण दाव कहलाता है। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है मोल प्रभाज आपका मोल प्रभाज का है। ओके, साथ ही आपको मोल प्रभाज, मुदलता, फॉर्मलता, नॉर्मलता सब पढ़कर रखना है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में, और उसके आपको फॉर्मूले याद रखना है। फॉर्मूला से आपको यही फायदा रहेगा। न्यूमेरिकल अब मैं आपको आगे प्रैक्टिस कराऊंगा। तो न्यूमेरिकल जो 2 नंबर वाले बिलियन वाले चैप्टर से आते हैं वो आपके यहीं से रहते हैं, जिसमें आपको मान लीजिए आपको पूरा आपको बता के न्यूमेरिकल में आपको मुदलता पूछी, फॉर्मलता, नॉर्मलता जो पूछे उसका फॉर्मूला लिखिए, उसके मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछे जा रहा है मोल प्रभाज क्या है या क्या है। तो ये देख लेते हैं मोल प्रभाज क्या है। किसी विलयन में उपस्थित किसी विलय या विलायक के मोलों की संख्या विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। यदि किसी विलयन में विलेय N1 मोल तथा विलायक में N2 मोल घुले हैं तो विलयन में संपूर्ण मोलों की संख्या कितनी होगी, N1 प्लस N2 होगी। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, तब विलेय का मोल प्रभाज होगा N1 अपॉन N1 प्लस N2 के, और विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा N2 अपॉन N1 प्लस N2। ओके, नीचे तो आपका योग रहने वाला, आपका विलेय और विलायक के नीचे योग रहने वाला है, ऊपर आपका क्या रहने वाला जिसका मोल प्रभाज पूछा जाए। विलेय का पूछा जा रहा है तो विलेय का हमने क्या माना N1 माना है। ओके, तो विलेय N1 है तो N1। ओके, यहाँ आपका टोटल रहने वाला है आपका विलेय विलायक का मोल। ओके, तो ये आपका इस प्रकार से रहने वाला है। ओके, आगे देख लेते हैं फॉर्मूला। या आप याद रखिएगा, तो फॉर्मूला से भी आप परिभाषा बना सकते हो। ओके, फॉर्मूला से किस प्रकार से बनेगा कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक, ओके, विलेय या विलायक में विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की, विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोल मतलब विलेय और विलायक का योग, ओके, में मोलों की संख्या का अनुपात है दोनों का मोल प्रभाज कहलाता है। वही आपकी परिभाषा है। ओके, ये हो जाता। आगे हमारा विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, तो किसी निश्चित तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब का प्रतिरोध उस विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध आपको कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम सेंटीमीटर होती है, ये आपको याद रख लेना। ओके, फिर नेक्स्ट आपका सेल स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2019 की बोर्ड एग्जाम में ये आया था। ओके, नेक्स्ट सेल स्थिरांक क्या है, तो विशेष चालकता तथा प्रेक्षित चालकता के अनुपात को सेल स्थिरांक कहा जाता है। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक है सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ओके, तो मतलब सीधा है विशेष चालकता और प्रेक्षित चालकता अनुपात। ओके, सेल स्थिरांक कहलाता है। सेल स्थिरांक का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो विशेष चालकता अपॉन क्या है प्रेक्षित चालकता आपको हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है, समय के साथ किसी अभिक्रिया के क्रिया कारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की दर रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है। ओके, मतलब क्या है कि किसी भी कोई भी अभिक्रिया होगी तो उसमें समय के साथ यदि उसके क्रियाकारक या अभिकारक या फिर उसके उत्पादक में या उसकी उत्पादक में या अभिकारक में सांद्रता में परिवर्तन हो रही तो कहलाएगी आपकी क्या है, आपकी दर परिवर्तन की जो दर है वो आपकी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की क्या है दर कहलाएगी। रासायनिक अभिक्रिया की आपको दर इस प्रकार से निकालिए, डेल एक्स अपॉन डेल टी। ओके, तो यहाँ देख लेते हैं, जहां आपका क्या हो जाएगा, जहां आपको क्या है जो आपके यहाँ डेल एक्स टी समय में आपका अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, आपको क्या है संकुल योग के लिए परिभाषा देनी है। परिभाषा किसकी देनी है, सहसंयोजन क्षेत्र की और लिगैंड की आपको परिभाषा देनी है। तो सहसंयोजन क्षेत्र की आपको देख रहे परिभाषा क्या लिखनी है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अथवा उससे सीधे जुड़े संलग्नी को गुरु कोष्ठक में बंद कर देते हैं। इसे क्या उप सहसंयोजक क्षेत्र या समन्वय मंडल कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ की मैं आपको बताऊं, यहाँ मैंने लिखा है उप सहसंयोजक, ये आपका दिया हुआ है योग। ओके, तो यहाँ जो कोष्ठक के अंदर बंद है ये आपका कहलाता है उप सहसंयोजन क्षेत्र। ओके, ये आपको हो जाता है। और ये लिगैंड क्या है, कोई भी परमाणु अणु या आयन जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रोड युग्म दे सकता है, क्या लिगैंड या संलग्नी कहलाता है। ये लिगैंड क्या है, केंद्रीय आयन के घेरे में रहते हैं।
ये हो जाता है आपका लिगेंड। ओके, अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, उदाहरण से अच्छे से समझ लीजिए। ओके, फिर देख लेते हैं कीलेट क्या है। कीलेट अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं है, लिगेंड तो कई बार आ चुका है। कीलेट नहीं आया तो कीलेट के हाई चांस है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए हाई चांसेस के आने के तैयार कर लीजिए। कीलेट क्या है आपका, जब किसी संलग्नी में दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं जो कि किसी एक धातु आयन से एक साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, तब एक क्या है वलयाकार संरचना प्राप्त होती है, जिसे क्लेट कहते हैं। यह देख सकते हैं आप, वलयाकार आपको एक संरचना प्राप्त हो रही है। क्लेट का एग्जांपल है आपका इस प्रकार से, ये आपको याद करना है। ओके, इसे आपको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपका क्या है, अक्सर आपको क्या है बोर्ड एग्जाम में आता है। अक्सर मतलब हमेशा ही आता है। 2 नंबर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ये आपको रट नहीं सकते, केवल और केवल आपको समझना पड़ेगा। ओके, निम्नलिखित उपसंयोजी होगी कि आपको रासायनिक सूत्र आपको बताने हैं, जैसे हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड इस प्रकार से दिया हुआ है। सूत्र इसका ये बनेगा पोटेशियम टेट्रा आपको आयोडो मर्क्यूरेट पूछे यार, तो ये आपको बनने वाला। अब इसका पूरा फॉर्मेट है, इसकी अलग से अगर वीडियो बनाऊं तो तभी आपको ये समझ में आएगा। अलग से बनाऊंगा कि इसमें कंदी परमाणु कौन है, इसमें पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव का है, अगर इसमें क्या है ये आपका रहता है तो इसे क्या कहते हैं। ओके, किसे कहाँ क्लोराइड होता है, कहाँ आपका ये रहने वाला है, आपका आईडी शब्द आता है, रेट शब्द आता है, ये आप जब पूरा समझेंगे तभी आपसे बनने वाला है। और इसे जरूर समझ लीजिएगा। ओके, यूट्यूब पर आपको कई सारी वीडियो मिल जाएंगी, टीचर मिल जाएंगे जो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया। बाकी मैं भी इसे आपको क्या है क्लियर करके आपको बता दूंगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तो ये करना है, उपसहसंयोजी यौगिक के लिए परिभाषित कीजिए। फिर आपसे उपसहसंयोजक संख्या बताना और ऑक्सीकरण संख्या बतानी। तो उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है उपसहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से सीधे जुड़े हुए संलग्नी लिगेंड की संख्या को क्या समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। ओके, अक्सर पेपर में क्या समन्वय संख्या लिख कर आ रहा है। ओके, तो चाहे समन्वय संख्या कहें चाहे हम क्या उपसहसंयोजन संख्या कहें, बात ही एक ही हो जाती है। क्या हो जाती है, उपसहसंयोजी यौगिक से केंद्रीय धातु आयन से सीधे जुड़े हुए ओके संलग्नी लिगेंड की संख्या को क्या कहते हैं, हम समन्वय संख्या कहते हैं। ओके, और फिर अब ये उदाहरण के लिए आप ये बता सकते हैं कि जिस प्रकार से ये उपसहसंयोजक यौगिक है और इसमें जो आपका क्या है केंद्रीय धातु से जुड़ा, केंद्रीय धातु से कौन जुड़ा हुआ है, एजी जुड़ा हुआ, एजी पॉजिटिव जुड़ा हुआ। ओके, कि उपसहसंयोजक संख्या है 2 है। ओके, यहाँ 2 आपके जुड़े हुए देख सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ से आपकी समन्वय संख्या क्या हो जाती है, उपसहसंयोजन संख्या 2 हो जाती है। यहाँ देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमसे पूछा जा ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या है, यह केंद्रीय धातु का विद्युत आवेश है जो लिगेंड से बंधित होने पर क्या प्राप्त होता है। ओके, ये केंद्रीय धातु का विद्युत आवेश है जो क्या लिगेंड से बंधित होता है। जैसे ये आपके उपसहसंयोजी यौगिक दिया हुआ है, तो इसमें अगर Fe की हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालें तो ये आपकी 2 पॉजिटिव आती है। ओके, ये आपका हो जाता है। फिर नेक्स्ट है तो हमारा रोजन-मुंड अभिक्रिया। ओके, तो अभिक्रिया तो मैं आपको बता चुका हूं, जितनी भी अभिक्रिया है सभी आपको तैयार करते जाइएगा। ओके, बहुत सारी आपको क्या है अभिक्रिया आपकी 30 से 35 सभी अभिक्रिया को दोस्तों तैयार कर लीजिएगा, क्रम से आपको तैयार करते जाइएगा। ओके, वही आपसे 2 नंबर पूछ लिया, 4 नंबर भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ रोजन-मुंड अभिक्रिया में आपको अभिक्रियाओं का अलग से वीडियो ला दूंगा, क्रम से मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ रोजन-मुंड अभिक्रिया पूछी जा रही है। ओके, तो क्या कहलाती है रोजन-मुंड अभिक्रिया। ओके, वह अभिक्रिया जिसमें जाइलीन में घुले एसिड क्लोराइड का BaSO4 युक्त पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करने पर एल्डिहाइड बनता है, रोजन-मुंड अभिक्रिया कहलाती है। तो हमें यहाँ क्या किया जा रहा है, तो हमें पहले एसिटिक क्लोराइड, ओके, यहाँ लिखा हुआ है एसिटिक क्लोराइड का BaSO4 युक्त पैलेडियम, यहाँ देखिए ये लिया गया। ओके, जब हम क्या है इसकी क्रिया किसकी एसिटिक क्लोराइड की क्रिया हम क्या हाइड्रोजन के साथ कराते हैं किसी उपस्थिति में आपका पैलेडियम और BaSO4 की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमारा क्या एल्डिहाइड बनता है। ये हमारा एल्डिहाइड बन गया है, साथ ही HCl बना है, इसे हम रोजन-मुंड अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो आपको अगर ये इतना याद है, ये आपकी थ्योरी याद है तो आप ये लिख लेंगे, ये याद है तो ये लिख लेंगे, बात तो एक ही है। एक आपको याद करना और फिक्स है आपका। ओके, जैसा कि आप जैसे ये फिक्स रहता है, जैसे कि आपका क्या है दूध में अगर हम शक्कर मिला देते हैं तो हमें चाय नहीं लगेगी जब तो उसमें चाय पत्ती ना मिली होगी। तो यही इसमें फिक्स है कि इसमें अगर एसिटिक क्लोराइड में हम हाइड्रोजन की जब क्रिया कराएंगे पैलेडियम की उपस्थिति में BaSO4 की उपस्थिति में, तो हमारा क्या है, हमारा क्या प्राप्त होने वाला है, एल्डिहाइड प्राप्त होने वाला है। यही रोजन-मुंड अभिक्रिया कहलाती है। तो फिक्स है, आपको रटना ही पड़ेगा। ये थोड़ा रटना ही है कि हमें एसिटिक क्लोराइड में क्या मिलाना है, हाइड्रोजन मिलाना है। ओके, किसके पैलेडियम या BaSO4 की उपस्थिति में, तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा। ये आपके रोजन-मुंड अभिक्रिया, इस प्रकार से आपको तैयार करना ही पड़ेगा। ओके, ये आपको चाहे आपके फॉर्मूला याद करके करें या चाहे आप इस थ्योरी में याद करके रखेंगे, सबका फिक्स है। सबका फिक्स है कि हर अभिक्रिया में किस में क्या मिलेगा, किसकी उपस्थिति मिलेगा तो क्या बनने वाला है, ये आपका फिक्स है। यही आपको क्या मेहनत करनी पड़ेगी अभिक्रिया में। तो यह हो जाता है आपका तैयार, अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट एल्डिहाइड की पहचान हेतु रजक दर्पण परीक्षण लिखिए। तो एल्डिहाइड हो गया ताजा टॉलेन अभिक्रिया के रूप में भी आ जाता है। ओके, क्वेश्चन को घुमा भी दिया जा सकता है। तो एल्डिहाइड को ताजा बने अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन जैसे टॉलेन अभिक्रिया, क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए, इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो टॉलेन अभिक्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं, टॉलेन अभिक्रिया के बारे में बताइए, इस प्रकार से क्वेश्चन अभी आपसे पूछा जा सकता है।
तो एल्डिहाइड को ताजा बने अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन टॉले अभिकर्मक के साथ करने पर क्या है, गर्म करने पर सिल्वर धातु बनती है। ओके, बनने के कारण क्या चमकदार रजक दर्पण बन जाता है। इसे हम क्या है रजक दर्पण या टॉलिन परीक्षण कहते हैं। टॉलिन परीक्षण के रूप में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार से आपकी पूरी अभिक्रिया दी है, पूरा तैयार कर लिया और ये क्वेश्चन 2022 की बोर्ड एग्जाम में आया था। ओके, तैयार अच्छे से आपको कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, अभी तो दोस्तों हमने कहा है अपने केमिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। केमिस्ट्री कंप्लीट कोर्स में आपको क्या है ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही आपकी 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स मतलब ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, मतलब क्या है कम समय में आप कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9039534479 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस आपकी 199 रुपए, 50% ऑफ चला तो केवल 99 रुपए में कंप्लीट आपको केमिस्ट्री कोर्स दिया जा रहा है। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एमीन जल में विलय होते हैं क्यों? ये क्वेश्चन भी आपको 2022 की बोर्ड एग्जाम में आया था। देख लेते हैं एमीन जल में विलय होते क्यों? तो एमीन में क्या है नाइट्रोजन परमाणु की ऋण विद्युता उच्च होती है। यह जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेती है। संगुणक क्रिया के फलस्वरूप एमीन जल में अणुओं के साथ जुड़ जाती है, इसलिए एमीन जल में विलय होती है। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे हैं आपके इस केमिस्ट्री में। ओके, कि ये आपका जल में घुल जाता है जबकि ये घुलता नहीं है, ऐसा क्यों होता है? इस प्रकार से क्वेश्चन आते हुए ये पदार्थ ये जल में घुल रहा है जबकि ये पदार्थ जल में नहीं घुल रहा है, इसका क्या रीजन है? इसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा अगर आपसे नहीं बनना है। जब भी अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि ये टॉप पदार्थ है, ओके ये ओके, तो ये क्या जल में घुल जाता है, क्यों घुल जाता है? ये जैसे जल में विलय हो जाता है, घुल जाने की बात हो गई। जैसे एमीन की पूछे जा रहा है अपने क्वेश्चन में, एमीन जल में विलय, तो इसका मेन रीजन होता है हाइड्रोजन बंध के कारण। जल में ये क्या है, ये लोग हाइड्रोजन बंध बना ले तो इसे घुल जाएगा। ओके, हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते तो नहीं घुल पाता। ओके, तो अब एमीन है, जब एमीन जल में जाता है तो अब ये पूरी थ्योरम बताएगा कि ये हाइड्रोजन परमाणु क्या है ऋण विद्युता उच्च होती है और ये जल के अणुओं के साथ क्या है हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्या है हाइड्रोजन बंध बना लेता है। यही कारण है कि एमीन क्या है जल में विलय हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, केवल इतना लिख दीजिए कि एमीन क्या है, एमीन जल के साथ जल में घुल जाता है इसलिए क्योंकि ये क्या है इसके अणु क्या है हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। यही कारण है कि घुल जाता है। इस प्रकार से आपको बता देंगे। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये घुल जाता है ये निकलता है, जो भी चीज घुल रही है उसका मेन रीजन होता है कि हाइड्रोजन बंध बना लेती है इसलिए घुल जाती है। हाइड्रोजन बंध ना बने तो ना घुल पाएगी। मैं आपको इसका फैक्ट इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो आपको क्या रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर कोई भी दूसरे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपको कार्बन से क्या पूछे, कार्बिल एमीन अभिक्रिया को समझाइए हमसे पूछे जा रहा। देख लेते हैं। यह प्राथमिक एमीन के परीक्षण अभिक्रिया है। जब एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो एल्काइन आपका आइसोसाइनेट दुर्गंध युक्त यौगिक बनता है। यही आपकी क्या है कार्बल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। अब देख लेते हैं। अब इसमें भी वही फिक्स है, मैं बता दीजिएगा अभिक्रिया में सभी यही रहने वाला है। और मैंने आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको मिक्स बताऊंगा, सब प्रकार के हर चैप्टर से क्वेश्चन उठा के लाऊंगा और जो इंपॉर्टेंट है सिलेक्टेड रहेंगे उसके इस प्रकार से मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। फिर मैं आपको अलग से अभिक्रियाएं बता ही दूंगा। ओके, तो वही तो अपन देख ही लेंगे। इसमें भी क्या कहा जा रहा है, ये प्राथमिक एमीन के परीक्षण के लिए अभिक्रिया की जाती है और इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें क्या एथिल एमीन लिया हुआ है। ओके, तो क्या है जब हम एरोमेटिक आपका एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की क्या है क्लोरोफॉर्म से, ओके एमीन की हमें क्रिया करानी है क्लोरोफॉर्म से और वह एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है। मतलब क्या है हमें चाहिए एथिल एमीन चाहिए तो एथिल एमीन ले लिया, सीधा एमीन ले लिया। तो यहाँ हमने एमीन कोई भी ले सकते एथिल एमीन ले लिया। ओके, फिर यहाँ हमने क्या लिया CHCl3 मतलब हमने क्या लिया क्लोरोफॉर्म ले लिया। साथ ही में क्या है एल्कोहलिक KOH लेना है तो हमने KOH ले लिया। ओके, ये KOH ले लिया। ओके, अब इसकी हमें जब क्रिया कंटिन्यू क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा बनता है आपका एल्काइन। अब एल्काइन मतलब यहाँ पर एथिल लिया तो एल्थिल ही बनेगा। ओके, तो ये आपका बन जाएगा आइसोसाइनेट बनेगा। तो आइसोसाइनेट, और जो आइसोसाइनेट होता है बहुत दुर्गंध युक्त होता है तो वही लिखा है दुर्गंध युक्त यौगिक बनता है। तो यहाँ देखिए फिक्स है। अब ये नहीं कि आप अपने से किसी भी क्रिया कर सक देंगे आपका कार्बन एमीन माना जाए, फिक्स है। जब हम क्या करेंगे, जब हम एरोमेटिक प्राथमिक की आपका एमीन की, ओके तो हमने एथिल एमीन ले लिया। तो कोई मतलब ले सकते हैं एरोमेटिक वाला होना चाहिए, बाकी आपको एमीन लेना है। ओके, तो हमने एथिल एमीन ले लिया, उसी के लिए हमें क्लोरोफॉर्म से करानी है, साथ ही हमें क्या है एल्कोहलिक KOH के साथ करानी। अब ये फिक्स है हमारा। अब फिक्स से जो चीज हो जाती है समझिए हमें रखना ही पड़ेगा। ओके, इसमें बनाकर नहीं लिख सकते। तो हमें याद रख लेना है कि जब भी हम क्या है एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की क्रिया या एमीन की क्रिया हम किससे कराते हैं क्लोरोफॉर्म और उसके साथ कौन रहता है एल्कोहलिक KOH के साथ होता है क्रिया होती है। तो हमारा क्या बन जाता है आप एल्काइन मतलब जो भी आपने लिया एथिल लिया तो एथिल बनेगा, तो एथिल आपका आइसोसाइनेट बन जाता है। तो इस प्रकार से आपकी क्या बन जाएगी कार्बल एमीन अभिक्रिया, ये फिक्स है आपका। ओके, और फिर इस क्रिया का आपको क्या है एक बार प्रैक्टिस कर लेनी किस प्रकार से आपकी होने वाली है। ओके, किसी क्या क्रिया बनने तो यहाँ पर कौन सा उत्पाद बनने वाला है, आपको एथिल आइसोसाइनेट का आपको फॉर्मूला आपसे बनता होगा तो आप तो तुरंत ही लिख लेंगे। ओके, आपको बनाने की आवश्यकता ही पड़ेगी। ओके, साथ ही जल निकलता है आपका KCl निकलता है, ये आपका हो जाता है। आगे वो समझ रहे होंगे कि रटने का काम समझने का नहीं है, केवल आपका इतना ही है कि आपको अभी रटना ही पड़ेगा कि जब भी कार्बन एमीन हमसे पेपर पूछे जा रहा है तो हमें किस
उसकी किसी क्रिया करानी है, क्या उत्पाद प्राप्त करना है, ये समझना पड़ेगा। अणुसंख्या गुणधर्म की परिभाषा लिखिए। ओके, तो वे गुणधर्म जो क्या है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर ना हो करके बिलियन में उपस्थित बिलियन के पदार्थों के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ओके, वे गुणधर्म जो की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं, बिलियन में उपस्थित बिलियन पदार्थों के कणों पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है, मूलर्थ को परिभाषित कीजिए। तो मूलर्थ हमारी क्या होती है, बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित बिलियन के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या हमारी क्या है, मूलर्थ कहलाती है, जिसे हम क्या है कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसकी क्या है मोल प्रति लीटर है। ओके, अब मोलरता का आपको फॉर्मूला लिख दीजिएगा इस प्रकार से। ओके, तो ये हो जाता है आपका। आई होप आपने तैयार कर लिया होगा। इस प्रकार से भी हमने टॉप 15 क्वेश्चन देखे, आगे सेकंड पार्ट आएगा और मैं उसमें मैं क्वेश्चन कवर करूंगा थर्ड पार्ट। धीरे धीरे मैं आपको क्वेश्चन कर करके सॉल्यूशन साथ आपको बताते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल आप जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए। ओके, और जितनी अभी करिए हम एक साथ देखेंगे, बाकी मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाते जा रहा हूँ। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।